नमस्कार दोस्तों। दोबारा आप लोगों से ये लर्न लॉजिस्टिक्स वीडियो को माध्यम मिलने में बहुत खुशी हो रही है। जो आपका सजेशंस और कमेंट्स को ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉजिस्टिक्स के ऊपर हमारा वेबसाइट है www.harilogisticsacademy.com। इसमें आप देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे ये जापानीज टेक्निक्स जो भी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं तो लॉजिस्टिक्स में जो यूज करते हैं, ये क्या क्या है, कैसे है और क्या क्या है, उससे क्या फायदा होगा, ये देखेंगे। क्योंकि जापानीज टेक्निक्स और टर्मिनोलॉजी जो बोलते हैं, ये जो भी ग्लोबल कंपनी जो एमएनसी बोलते हैं उस पर जो ज़्यादा यूज होता है, उसमें मैक्सिमम वो एक्सपेक्ट करते हैं लोग ये हम फॉलो करें। मगर ये हमारा देसी कंपनियों में इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता है। फिर भी कुछ कंपनियां हैं वो जिसके साथ ग्लोबली लिंक है, वो तो जरूरी एक्सपेक्ट करेंगे ये सब हमें यूज़ करें टेक्निक्स। हम क्या क्या टेक्निक है अभी देखेंगे। एक तो 5S बोलते हैं, दूसरा है काइजन, तीसरा है लीन प्रोडक्शन नहीं तो वेस्ट मैनेजमेंट, मुडा बोलते हैं जापानी में, और चौथा है जिट बोलते हैं जस्ट इन टाइम, और पांचवा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पीडीसीए बोलते हैं। ये क्यों जरूरत है? एक तो अच्छे इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए ये काम आएगा, और जो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी देने में और प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉस्ट और जो भी बदलावट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये सब इसमें काम आएगा। और यंग युवा प्रोफेशनल मैनेजर को डेवलप करने में काम आएगा। पहले देखेंगे ये 5S, इसको बोलते हैं हाउसकीपिंग टेक्निक। इसमें क्या है, वो हाई लेवल क्वालिटी अचीव करने के लिए ये फॉलो करना पड़ता है। इससे क्या है, सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी वर्कर के जो एनवायरनमेंट है ये अच्छा हो जाता है। अच्छा एनवायरनमेंट देने में और कंसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली ये फॉलो करने में बहुत जरूरी है। और प्रोसेस जो है ये अच्छा क्वालिटी प्रोसेस फॉलो करने से हो जाता है। और इसका टेक्निक क्या क्या है वो नीचे देखेंगे। 5S टेक्निक में पहला एस जापानी में बोलते हैं सेरी। इसको मतलब जो भी हमारे पास सामान है और आइटम्स है उसको सॉर्ट आउट करके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना है। और दूसरा बोलते हैं जापानी में सीट ऑन। इसका मतलब उसको ठीक से ऑर्डर करना, पहले सॉर्ट आउट करना, उसके बाद ऑर्डर से आइटम्स को प्रॉपरली रखना है। और तीसरा है सीसो, ये है साफ करके, क्लीनिंग करके, शाइन करके रखना है। चौथा है सीकेट्सो, इसका मतलब जो भी हमने किया उसको परमानेंट स्टैंडर्डाइज करना है, मतलब ऐसे ही रखेंगे, ये फॉलो करेंगे करके स्टैंडर्डाइज करना है। और पांचवा है शिचुके बोलते हैं, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं
इसमें जिसको कंटिन्यूस करना है, सिर्फ एक दिन 2 दिन का नहीं है, कंटिन्यूस अपना काम में परमानेंटली ये सब करना चाहिए, उसको बोलते हैं सस्टेन, डिसिप्लिन से करना है। और दूसरा है काइजन। काइजन का मतलब जो अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, मतलब तो हमेशा के लिए इंप्रूवमेंट करते रहना है। काइजन करने से क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ये स्मॉल स्मॉल आइडिया में क्रिएट हो जाता है और ये पॉजिटिव बदलाव हमारा इसके अंदर लाएगा। और ये तो कोऑपरेशन में के साथ और कमिटमेंट के साथ, बड़ा जिम्मेदार लेके कमिटमेंट के साथ ये काम चलेगा। और जो भी चेंजेस होगा ये ऊपर से नीचे तक जो अचीव कर सकता है और ऊपर से नीचे तक वो बदलावट को बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आदमियों के अंदर ला सकते हैं। यह मेन तो लीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसको टोयोटा वे बोलते हैं। ये पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाया गया था, उसको डिफेक्ट कम करने में, वेस्ट कम करने में और निकालने में, वेस्ट निकालने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाने में, और वर्कर को एनकरेज करके, मोटिवेट करके उनको जिम्मेदारी समझा के लाने में, और जो नया चीज और कोई भी इनोवेशन जो बोलते हैं वो प्रमोट करने के लिए काम आएगा। और इसके अंदर 10 प्रिंसिपल है जो काइजन में फॉलो करने का। पहले तो जो काइजन के लिए सही माइंडसेट होना चाहिए पूरा कंपनियों में, सिर्फ एक आदमी 2 आदमी नहीं, पूरा कंपनी में जितना भी है उनके अंदर सही माइंडसेट होना चाहिए। और ये 10 प्रिंसिपल जो है वो नीचे दिया है, वो बताता हूँ। एक तो जो भी हो रहा है उसको ऐसे ही जाने दो करके नहीं समझ नहीं होना करना चाहिए। 2, पहले ही सोच के तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, अपने आप उसमें इन्वॉल्व करके प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करना चाहिए। तीसरा है जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और आगे कैसे इम्प्रूव करना है, ये बढ़ाना है करके सोचना चाहिए। और चौथा है ये दूसरों के साथ मिल जुल के इंटरेक्ट करके और जो भी बदलावट करना है उसको एक्सेप्ट करके चेंज करने का सोचना चाहिए। और कोई भी जो भी हम कर रहे हैं ये परफेक्ट है करके सोचना नहीं चाहिए, और भी आगे बढ़ सकता है और भी अच्छा कर सकते हैं करके सोचना चाहिए। और जब भी कोई मिस्टेक मिलता है उसको सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और जो भी जो काम करते जगह पे अच्छा मौसम, मतलब एनवायरनमेंट जो बोलते हैं वो लाना चाहिए, क्योंकि सबको पावर दे के, भैया जो भी आदमी कुछ बोलना चाहता है तो उसको बोलने के लिए अलाउ करके सबको पावर दे देना चाहिए।
उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए अलाउ करना चाहिए। कोई भी इश्यू होगा तो उसको ऐसी चीज वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको ऊपर पूछना चाहिए क्यों, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, 5 बार पूछना चाहिए, तभी हमें रूट कॉज मिलेगा कि ये क्यों हुआ था करके एक्चुअली। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके ऊपर सबको बातचीत करके ओपिनियन बनाना चाहिए। और क्रिएटिविटी से उसको कैसे लो कॉस्ट पे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं करके सोचना चाहिए। और कभी भी इंप्रूव करना रुकना नहीं चाहिए। और तीसरा लीन प्रोडक्शन, नहीं तो वेस्ट मैनेजमेंट, जो मुरा मैंने देखा है। ये 5 प्रिंसिपल से चलता है। हर चीज के लिए एक वैल्यू होता है, सो ये हमें समझना चाहिए। और हर एक का क्या वैल्यू है ये समझना चाहिए। और वो वैल्यू जो आगे फ्लो होना चाहिए प्रॉपरली उसका। और जो भी वैल्यू है वो कस्टमर को डिसाइड कर देना चाहिए। प्रोड्यूसर जो भी माल तैयार करता है उससे नहीं, कस्टमर को डिसाइड कर ये वैल्यू सही रहेगा इसका, इस काम के लिए इसका जो करने वाला है। और अपना काम है वो परफेक्शन लाना चाहिए। और हमारा माइंडसेट पहले, माइंडसेट और कमिटमेंट होना चाहिए ये टोटल वेस्ट फ्री ऑपरेशन करेंगे करके। उसको करने से कस्टमर को फोकस करेंगे ये करके। और कंटिन्यूस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सब प्रोसेस में ये सोच के करना चाहिए। ये लीन प्रोडक्शन करने से कॉस्ट कम हो जाता है, अपना जो स्टॉक इन्वेंट्री है वो कम हो जाता है। इसके वजह से हमारे पास जो कैश फ्लो होगा वो ज़्यादा हो जाता है, जो हर बिजनेस के लिए क्रिटिकल है। और ये ग्रोथ के लिए भी, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी सपोर्ट करता है। और बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव करने से और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने से ये ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। और टाइम भी रिड्यूस, लीड टाइम भी कम हो जाता है। और रिसोर्सेज जो है वो भी ज़्यादा मिल जाता है, कैश फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ऐसे जो कई चीज़ें वेस्ट कम करने से ये सब ज़्यादा मिलेगा। और इसमें वेस्ट किस चीज़ों में कम कर सकते हैं, एलिमिनेशन कौन से इसमें कर सकते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं कि ये लारी में जाना, ट्रक में जाना, ऐसे नहीं है। कोई भी कंपनी के अंदर आप जो भी माल लेके जाएंगे दूसरे एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन है। और इन्वेंट्री, उसके अलावा मोशन, मोशन और मूवमेंट जो बोलते हैं, जो काम करने के लिए आप अपना बॉडी को मोशन और मूव करते हैं, उसको भी कहाँ का कम मूवमेंट में कर सकते हैं ये सोच के करने का है। और चौथा है वेटिंग। एक काम के लिए, एक चीज के लिए और इसके लिए वेट करना वो अच्छा नहीं है, इसलिए वो सब नहीं होना चाहिए। और पांचवा है ओवर प्रोडक्शन। जो जितना जरूरत है उतना ही प्रोडक्शन करना चाहिए, उससे ज्यादा प्रोडक्शन करके कोई फायदा नहीं है। और छः है ओवर प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस हमें करेंगे वो भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए। और सातवां है डिफेक्ट। डिफेक्ट
बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम करना चाहिए। 8वां स्किल, अनयूटिलाइज्ड स्किल बोलते हैं, क्योंकि किसी एक आदमी के पास कोई स्किल है जो यूज नहीं किया, सो वो देख के सोच के उसको भी यूज करना चाहिए। किसी का ये स्किल अनयूटिलाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा होता है जस्ट इन टाइम, जिट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये रसल टेलर करके ये इन्होंने कोट किया था, जो जरूरत है उतना ही समय पे जब प्रोड्यूस करते हैं उस समय पे मंगवा दो, कोई ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, जो स्टोर करके मगर और ज़्यादा कोई गलती ना हो। इसको जिट बोलते हैं। क्या है, जब भी कोई भी चीज़ हमें प्रोड्यूस करना है, ज़रूरत है, उससे पहले ही मंगाना चाहिए। उससे ज़्यादा पहले मंगा के स्टॉक रखना, ये करना, वो नहीं होना चाहिए। उसी समय पे आना चाहिए जब हमें काम करना है। मतलब काम करने का 1 घंटे 2 घंटे पहले आएगा। ये तो एक कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम, जेट बोलते हैं। ये तो मेनली पॉपुलराइज हुआ था जापानीज इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फायदा हुआ था कॉस्ट कम करने में और वर्कफ्लो इम्प्रूव करने में, और मटेरियल ज़्यादा स्टॉक रख के अवॉइड करके वो जब जरूरत है उसी समय मंगाते हैं। इसी को बोलते हैं जस्ट इन टाइम। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। ये मटेरियल और कोई भी चीज जब जरूरत है कोई काम करने के लिए और बनाने के लिए, उससे 1 घंटा और 2 घंटे पहले जो मंगाते हैं उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। इसको ज़्यादा कंपनियां अडॉप्ट करते हैं क्योंकि ये इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट के लिए बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि कम स्टॉक रखना है, कम जगह जरूरत है कंपनी के अंदर। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मैन्युफैक्चरर के और सप्लायर के बीच में, नहीं तो ये फेल हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है क्वालिटी के ऊपर और डिलीवरी टाइम ये सब अंडरस्टैंड करके उनको शेड्यूल बनाना चाहिए, नहीं तो कभी भी ये फेल भी हो सकता है। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, नहीं तो बोलते हैं पीडीसीए। इसमें क्या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट अप्रोच है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। हमेशा कोई भी चीज़ हम करेंगे उसको कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कंपनी के अंदर जितना भी आदमी है वो इसको फोकस रख के, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को फोकस रख के सब आदमी उसमें पार्टिसिपेट करके काम करना चाहिए। इम्प्रूविंग प्रोसेसेस और इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स और इम्प्रूविंग सर्विसेज, और एक इसको कल्चर बनाना चाहिए कंपनी का अंदर। ये सारे अभी प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड में ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तो एक पार्ट बन गया पूरा, हर कंपनी में ये फॉलो करते हैं। इसका 8 प्रिंसिपल है जो क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। एक तो कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए, जो भी हम काम करेंगे ये तो कस्टमर का क्या जरूरत है वो सोच के उस हिसाब से
काम करना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, डिजाइन में जो भी करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना और जो भी अपग्रेडिंग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो भी है वो सब कस्टमर को फोकस करके कस्टमर क्या चाहता होगा वो सोच के करना चाहिए, इसलिए कस्टमर फोकस। दूसरा है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। कंपनी के अंदर सारा आदमी का इसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये तो कॉमन गोल बनना चाहिए और सारा वर्कर्स एम्प्लॉइज उसको जिम्मेदारी समझ के एक फील करके पूरा सबको फील करके काम करना चाहिए। तीसरा प्रोसेस सेंटर। ये फंडामेंटल पार्ट ऑफ DQM इज अ फोकस ऑन प्रोसेस थिंकिंग। सो जो प्रोसेस है, जो भी हम कंपनी के अंदर करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, सो ये जो हमारा इनपुट्स देने वाला, मतलब हमारे सामान देने वाला, वो कंपनी के अंदर ही हो सकता है, नहीं तो कंपनी से बाहर भी हो सकता है। वो क्या सोच के दे रहे हैं, हमें क्या चाहिए, वो क्वालिटी वो देख के, और जो हमें आगे अपना प्रोसेस बढ़ा करके आगे जो देना है, कंपनी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, उसको डिलीवरी करने के लिए प्रॉपरली अपना प्रोसेस को बराबर सेट कर देना चाहिए और उसको स्टेप वाइज उसको डिफाइन करके और उसको कैसे परफॉर्म हो रहा है उसको मेजरमेंट कर रहा है और कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करके कोई काम कर देना चाहिए। और चौथा है इंटीग्रेटेड सिस्टम। और कंपनी के अंदर कई डिपार्टमेंट होगा, कई आदमी के कई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है, कई सेक्शन होता है, तो ये अलग अलग भी हो सकता है, मगर सब मिलजुल करके पूरा फोकस इसमें TQM में देख के काम करना चाहिए। और पांचवा है स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच जो बोलते हैं। ये क्वालिटी मैनेजमेंट में जो प्लान बना के उसको सिस्टमेटिक अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा विजन होना चाहिए, मिशन और गोल्स, ये उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं, नहीं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। जो प्लान करने से पहले कंपनी के काम का प्लान करने से पहले ये सब उसके अंदर ही क्वालिटी में ये भी साथ लेके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को भी साथ लेके प्लान कर देना चाहिए। और छठा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। और जैसे हमने देखा था, हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए सोच के और जो भी डेटा है उसको एनालाइज करके और क्रिएटिवली थिंक करके हमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको सब लोग मिलजुल के करके मीटिंग करके उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। और साथ फैक्ट्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है मैनेजमेंट को और मैनेजर को, जो भी जिसको भी है, सुपरवाइजर को, जो भी है, ये कंपनी का अंदर
डेटा प्रॉपरली देख के और जो भी परफॉर्मिंग मेजर्स होगा बनाया होगा कंपनी ने, वो सब पढ़ के उसको अच्छी तरह समझ के उस हिसाब से जो कंपनी के लिए अच्छा है, इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है, ये सब सोच के उसको डिसीजन लेना है सबसे मिलजुल करके। ये नहीं कि अकेले वो जो भी सोचे वो डिसीजन ले, दूसरों से भी बातचीत करके वो करना चाहिए। और आठवां है कम्युनिकेशन। जब भी कोई चेंजेस करना है, उसका ये डिसीजन हुआ कि कोई ये चेंज करना है, सो उसको डे टू डे ऑपरेशन में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके सबको बॉटम टू टॉप सबको बता के उसको ऊपर एम्प्लॉय को अच्छी तरह समझा के मोटिवेट करके उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है तो ये सब कुछ फेलियर हो सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये प्लान बनाने के ये ठीक से मेथड में और टाइमली करना चाहिए। और लास्ट हम देखेंगे कानबन, उसको बोलते हैं साइन बोर्ड भी। ये क्या है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम एक पिक्चर जैसे विजुअलाइज करना है। उसी से क्या है, हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है, हम क्या क्या गलती कर रहे हैं क्या है वो सोच के हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये इसको जापानीज टेक्नोलॉजी में कानबन को बहुत जरूरी मांगते हैं। इसलिए हर चीज हम जो भी कर रहेंगे उसको एक बोर्ड पे लिख कर करना है, नहीं तो वो बोर्ड पे कॉलम्स बना के जो भी हमें चाहिए उस तरफ से करके हमें यूज करना चाहिए। पहले तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में था, अभी तो आजकल हर इंडस्ट्री में ये यूज करते हैं और लॉजिस्टिक्स में भी ये ज्यादा यूज करते हैं। पहले शुरू में क्या था, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में इस शेड्यूल करने के लिए यूज करते थे। टाटा प्रोडक्शन सिस्टम से ये शुरू हुआ था और उसके बाद 1940 में टोयोटा ने इंट्रोड्यूस किया था ये जेट, जो पहले देखा था हमने, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। और ये अप्रोच से क्या है, ये कस्टमर पुल करता है। इसका से क्या है, कस्टमर डिमांड के हिसाब से हमें बढ़ाना है। और पहले क्या करते थे, पहले कंपनियां बनाते थे और उसको कस्टमर के ऊपर टोक देते जबरदस्त। वो आजकल वो नहीं चलता, कस्टमर को जो चाहिए वही बना के देने का है। इसमें क्या है, वेस्ट मिनिमाइज करना है और प्रोडक्शन को कम ना करना है। प्रोडक्टिविटी जो है उसको सैक्रिफाइस नहीं करना है, किसी हालत में उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसका मेन गोल क्या है, अच्छे अपना जो प्रोडक्ट का इसका वैल्यू कस्टमर को ज़्यादा फील होना चाहिए और कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़ना चाहिए। क्या सैंपल के लिए 3 कॉलम बना सकते हैं बोर्ड पे, एक तो रिक्वेस्टेड करके है, दूसरा इन प्रोग्रेस और तीसरा डन। ये सिर्फ सैंपल बताते हैं, जो अपने अपनी ज़रूरत के लिए जो भी किस तरीके से बोर्ड चाहिए उस तरह से बना सकते हैं।
इसमें क्या कानबान में 4 प्रिंसिपल्स है। पहले तो शुरू कर देना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं, उससे कानबान बोर्ड को बनाना चाहिए, शुरू करना चाहिए। और बाद में जो थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको और बढ़ा देना चाहिए। और जो भी अभी प्रेजेंट जो प्रोसेस होगा, नहीं तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदमी का होगा, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और सब लेवल पे लीडरशिप एक्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। और इसमें 6 प्रैक्टिसेस का कानबान का, एक तो जो हमारा काम का पिक्चर जैसे विजुअलाइज करना चाहिए, और अपना जो प्रोग्रेस है उसको लिमिट कर देना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस को लिमिट कर, और फ्लो को मैनेज करने का, और प्रोसेस को और पॉलिसीज को सबको बताने का इंफॉर्मेशन। और कोई फीडबैक आएगा तो उसको एक्सेप्ट करके उसको ध्यान देके कर देना चाहिए, उसको भी अंदर लाना चाहिए। अब जो भी इम्प्रूवमेंट करना है उसको सबको मिलजुल करके कोलैबोरेटिवली, दो साइंटिफिक मेथड है उसको यूज करके करना चाहिए। इसको अभी आजकल ज़्यादा कंपनियां यूज करते हैं, हर कंपनियां मेरे ख्याल यूज करते हैं, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड बनाते हैं। ये क्या है, ज़्यादा स्टॉक और इन्वेंट्री बड़ा रखने से अवॉइड करता है। और जो भी आने वाला सप्लाई है ये है, सो वो सब मॉनिटर करने के लिए ये बहुत अच्छा काम आ जाता है। जब भी कोई लिमिट से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर उसको काम पे इनएफिशिएंसी हुआ, क्या पे प्रॉब्लम हुआ, ये एड्रेस करने में ये बहुत काम आएगा। और अंत में ये बताना चाहता हूँ, जो जापानीज टेक्निक जो हमने देखा था ऊपर, ये तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज़ करते हैं, मगर आजकल हर इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक सेक्टर भी मिला के सब में यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाता है, और अच्छी क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं, और अपना रिसोर्सेज जो बोलते हैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये सारा टेक्निक्स हमें जानना और फॉलो करना अपने लॉजिस्टिक्स पर्सन के लिए। ये अच्छा करियर ग्रोथ भी बनेगा और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका कमेंट्स और सजेशन को ऊपर दिए हुए ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। मैं समझता हूँ इस वीडियो से आपको तो कुछ सब बेनिफिट मिला होगा, और आगे आने वाला वीडियो का माध्यम हम दोबारा मिलेंगे, और आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।